ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्लड क्लॉटिंग, है ना। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, क्यों होता है ना, क्या उसमें कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है ना, उस पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। छोटा डिस्कशन करते हैं। देखो ब्लड क्लॉटिंग एग्जैक्टली होता क्या है कि जब भी हम लोग को कोई इंजरी होती है, कोई ट्रॉमा होता है या फिर कोई चोट लगती है, तो उस समय क्या होता है, हम जानते हैं हमको ब्लड लॉस होता है। तो हमारी बॉडी में एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो जाए, तो हमको कहीं ना कहीं एक प्रिवेंटिंग मैकेनिज्म चाहिए। प्रिवेंटिंग मैकेनिज्म मतलब जो उस चीज को रोके। तो हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है, दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग। दिस मैकेनिज्म हेल्प टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। जब आपको कोई चोट लग जाए, कोई इंजरी हो जाए, तो लगातार कंटिन्यूअसली उससे ब्लड फ्लो ना होता रहे, तो उससे बचने के लिए क्या होता है, हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है, एंड दैट मैकेनिज्म हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ क्लॉट। वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर जगह क्लॉट बना देगा। क्लॉट क्या होता है, ये ब्लड सेल से बनता है। इसके अंदर अवेलेबल जो हमारे पास फैक्टर होते हैं उसी से बनता है, जिसकी वजह से वो रास्ता जो होगा क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा, और एक्सेसिव ब्लड लॉस जो होगा उससे हम बच जाएंगे। ठीक है, दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग। काहे के लिए होता है कि हमारा एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो जाए। क्या होता है इसके अंदर, इसमें बहुत सारे फैक्टर पार्टिसिपेट करते हैं। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन ब्लड क्लॉटिंग, है ना, एक काउंसिल है। इसका 1954 में क्या हुआ था, इसका फॉर्मुलेशन हुआ था, ये बनी थी। इस काउंसिल के अकॉर्डिंग दे आर 13 फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, फॉर द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। टोटल कितने फैक्टर होते हैं, 13 फैक्टर। और ये जो लैंग्वेज होती है न्यूमेरिकल, इस लैंग्वेज में इसको हम डिनोट करते हैं ना, 1 2 3 नहीं चलता इसमें, है ना। इस टाइप से हम लोग उसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। टोटल 13 फैक्टर जो है मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं आपके अंदर, है ना। देखो फर्स्ट नंबर का फैक्टर है विच इज फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन। ये तो हमने पढ़े हैं। ये दोनों फैक्टर किसके अंदर थे, हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर सॉल्युबल स्टेट में होते हैं। इनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, लीवर में। ठीक है, थर्ड नंबर का फैक्टर हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन। देखो बेटा ये फैक्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे मैक्सिमम फैक्टर जो होते हैं वो सब कहाँ बनते हैं, लीवर में। बाकी ये कौन रिलीज करता है, ये रिलीज करता है प्लेटलेट। हमारे एनसीईआरटी की लाइन भी है कि प्लेटलेट्स रिस्पांसिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ सम काइंड ऑफ फैक्टर। तो कौन कौन सा फैक्टर है, तो एक तो हमारा कौन सा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। कैल्शियम आयन तो हमको पता होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके बिना ये नहीं हो सकता। फिफ्थ फैक्टर हमारा लेबाइल फैक्टर है। फिर हमारा एसिलरेशन, ये भी लीवर में बनते हैं। इसको हम अननोन फैक्टर बोलते हैं, हाइपोथेटिकल फैक्टर भी बोलते हैं, है ना। फिर हमारा आता है स्टेबल फैक्टर, फैक्टर नंबर 7। फिर आता है फैक्टर नंबर 8। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि अगर गलती से ये वाला फैक्टर हमारी बॉडी में ना हो तो हमारी बॉडी में बीमारी हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया मतलब इन एब्सेंस ऑफ, इन लैक ऑफ दिस एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ठीक है, द कंडीशन इज कॉल्ड हीमोफीलिया ए। इसमें ब्लड जो होता है क्लॉट नहीं हो पाता। फिर आता है क्रिसमस फैक्टर, 9th फैक्टर है। फिर 10th फैक्टर है स्टुअर्ट फैक्टर। फिर आता है हमारे पास प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट फैक्टर। फिर आता है हमारे पास लास्ट सरफेस फैक्टर। ठीक है, ये सॉरी हमारे पास 12th नंबर पर आता है सरफेस फैक्टर। लास्ट आता है हमारे पास कौन सा, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। दिस फैक्टर इज आल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अस, क्योंकि इसका भी फॉर्मेशन कहां पे होता है, ये भी कौन रिलीज करती है, प्लेटलेट्स रिलीज करती है। कौन कौन से फैक्टर प्लेटलेट्स रिलीज करती है, देखो सामने हो गए। ठीक है, ये दोनों फैक्टर कौन रिलीज करता है, प्लेटलेट्स। क्लियर है। तो टोटल 13 फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन। कैसे होता है ब्लड कोगुलेशन, या फिर देखो इसका मतलब समझते हैं हम, कोगुलम भी बोलते हैं, क्लॉट भी बोलते हैं ना। सिंगुलर वर्ड वो क्या होता है, कोगुलम या फिर क्लॉट। कैसे होता है ये देखो हम समझते हैं। इसके दो पाथवे होते हैं। अब देखो पाथवे दो कैसे होते हैं, देखो हम समझते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सपोज ब्लड, ये हमारे पास मान लो सेल्स है ना। और यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ से कौन निकलती होगी, है ना, ये क्या होगी, ब्लड वेसल्स। तो आपके पास दो चीजें हैं, ऊपर की साइड आपके पास टिश्यू और नीचे की साइड आपके पास क्या है, ब्लड वेसल। क्लियर है, ऊपर की साइड है टिश्यू, नीचे की साइड क्या है, ब्लड वेसल। अब सीधी सिंपल सी बात है, अगर मान लो यहाँ पे कोई मैकेनिकल जर्क हुआ है ना, यहाँ पे मान लो कोई डैमेज हुआ और ये चीज क्या हो गई आपकी, इंजर्ड हो गई। सपोज ये चीज क्या हो गई आपकी, इंजर्ड हुई। तो क्या चीजें इंजर्ड हुई आपकी, आपकी दो चीजें इंजर्ड हुई। क्या हुआ, एक तो हुआ टिश्यू इंजर्ड हुआ, दूसरा क्या इंजर्ड हुआ, ब्लड वेसल। तो टिश्यू कहाँ की साइड है, बाहर की साइड, तो एक क्या होगा एक्सटर्नल पाथवे, और ब्लड वेसल कहाँ पे, अंदर की साइड, तो एक क्या होगा इंटरनल पाथवे। तो ब्लड कोगुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है दो पाथवे से, एक होती है एक्सटर्नल पाथवे, एक होती है इंटरनल पाथवे। एक्सटर्नल पाथवे में किसकी वजह से होती है, डैमेज्ड टिश्यू की वजह से। इंटरनल पाथवे किसकी वजह से होता है, डैमेज्ड ब्लड वेसल्स की वजह से। क्या होता है ये देखो, एक्सटर्नल पाथवे की बात करते हैं, तो ये हम बात करते हैं एक्सटर्नल पाथवे, है ना। किसकी वजह से होगा ये, डैमेज्ड
डैमेज टिश्यू की वजह से। जब कोई पर्टिकुलर टिश्यू डैमेज होता है तो देखना क्या करता है, इसमें जो प्लेटलेट्स होती है वो रिलीज करती है किसको, थ्रोम्बोप्लास्टिन को। किसको रिलीज करती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन को। थ्रोम्बोप्लास्टिन एक प्रकार का लिपोप्रोटीनियस नेचर का क्या है, एंजाइम है ना, हम बोल सकते हैं फैक्टर है, कैसा, लिपोप्रोटीनियस नेचर। मतलब इसमें एक पार्ट लिपिड का होगा, फॉस्फोलिपिड का, एक पार्ट क्या होगा, प्रोटीन का होगा, लिपोप्रोटीनियस नेचर का है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है, दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10। इसको क्या कर देगा, ये एक्टिवेट कर देगा, किसको एक्टिवेट कर देगा, फैक्टर 10 को। एंड दिस फैक्टर एक्टिवेटेड, इसको हम लिख देते हैं एक्टिवेटेड फैक्टर 10, दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड थ्रोम्बोकाइनेज। किसको एक्टिवेट कर देगा, थ्रोम्बोकाइनेज को। तो हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं पहले स्टेप का नाम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज थ्रू टू पाथवे। किसके थ्रू, पहला हो जाएगा एक्सटर्नल पाथवे, वो इस टाइप से चलता है। एक्सटर्नल पाथवे में क्या डैमेज टिश्यू जो होंगे उनसे क्या रिलीज होगा, प्लेटलेट से रिलीज होगा एक एंजाइम जिसका नाम क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। दिस एंजाइम इज रिस्पांसिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10 एंड दिस फैक्टर 10, एक्टिवेटेड फैक्टर 10 इज रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड थ्रोम्बोकाइनेज। और सेकंड जो हमारे पास फैक्टर आता है वो आता है कौन सा, हमारा सेकंड जो हमारे पास पाथवे आता है वो आता है कौन सा, इंटरनल पाथवे, है ना। ये ब्लड वेसल्स यहां से स्टार्ट करते हैं, चलो हम लोग, ठीक है, यहां से क्या स्टार्ट होगा, इंटरनल पाथवे, ठीक है। देखो ये कहां से स्टार्ट होता है, जब ब्लड वेसल्स जो होती है, जब ये रिलीज होती है, मतलब ये रप्चर्ड होती है, तो इनसे भी सिंपल सी बात है, इनके भी प्लेटलेट से क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहीं ना कहीं जाके किसको एक्टिवेट करेगा, फैक्टर 10 को, है ना। फैक्टर 10 को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, वो क्या में कन्वर्ट कर देगा, एक्टिवेटेड फैक्टर 10 के अंदर, और वो भी जाके बाद में क्या का फॉर्मेशन करेगी, थ्रोम्बोकाइनेज का, ठीक है। एक पाथवे तो हमको आगे समझ में है, ठीक है, ये तो आगे समझ में कि किस टाइप से काम चल रहा है। अब देखो ये इंटरनल पाथवे जो होता है, इसका एक और मतलब बहुत सारी चेन ऑफ रिएक्शंस होती है, उस रिएक्शंस को हम बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। कैस्केड मतलब क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बहुत सारी रिएक्शंस होती है, कैसे होती है। इस इंटरनल पाथवे का ब्लड वेसल जब रप्चर होती है तो हमारा कौन सा फैक्टर नंबर 12 वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड। दिस 12 फैक्टर जो है ये किसको एक्टिवेट कर देगा, हमारे 11 नंबर के फैक्टर को। ये 11 नंबर के एक्टिवेटेड फैक्टर जो है ये किसको एक्टिवेट कर देगा, 9 नंबर के फैक्टर को। वही 9 वाला जो है वो किसको एक्टिवेट कर देगा, 10 नंबर के फैक्टर को। ये हमारा हो गया कौन सा, कोई बहुत सारी रिएक्शंस है ना, यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शंस के बीच में यहाँ पे कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैल्शियम यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, है ना। कैल्शियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखो कितनी सारी रिएक्शंस के बाद है ना, पहले 12 नंबर का फैक्टर स्टार्ट हुआ, फिर उसकी वजह से 11, फिर 9, फिर 10 और फाइनली 10th फैक्टर जो था एक्टिवेटेड 10th नंबर के फैक्टर ने किसको एक्टिवेट कर दिया, किसका फॉर्मेशन किया, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम का, ठीक है। तो पहला जो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है कि फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज बाय द प्रोसेस ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो इस प्रकार से हमारा इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। कभी कभी इस टाइप से अगर मान लो स्टेटमेंट आ जाए कि इन केस ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे द रप्चर्ड ब्लड वेसल्स आर रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज, तो वो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्सट्रिंसिक पाथवे में कौन होता है, डैमेज्ड टिश्यू, और इंट्रिंसिक पाथवे में कौन होता है, डैमेज्ड ब्लड वेसल, ठीक है। इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझना। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर की साइड, इंट्रिंसिक मतलब अंदर की साइड। अब अगला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। ये हो गया पहला पार्ट, क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट क्या होता है, सेकंड पार्ट होता है एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। अब तो बहुत इजी है ना, ये भी कोई इतना टफ नहीं था, है ना, एक बार समझ लोगे तो। देखो सेकंड पार्ट कौन सा है हमारे पास, एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। अब हमको सबको पता है कि हमारे प्लाज्मा में अवेलेबल जो प्रोटीन है उसमें दो प्रोटीन थे, एक तो फाइब्रिनोजन और एक प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन जो होता है
ठीक है, ये एक्टिवेट हो जाएगा काय के अंदर, थ्रोम्बिन के अंदर। कौन एक्टिवेट करेगा? ये थ्रोम्बो अभी बनाया था किसकी उपस्थिति में? कैल्शियम की उपस्थिति में। क्लियर है? ये वाला स्टेप भी क्लियर है। एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन कौन करेगा? अभी बनाया थ्रोम्बोकाइनेस, काय में कन्वर्ट कर देगा इसको, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। आ गया थ्रोम्बिन समझ में। अब दे थ्रोम्बिन जो है ये कन्वर्ट करेगा किसको? थर्ड स्टेप, कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजेन इनटू फाइब्रिन। ठीक है, फाइब्रिनोजेन क्या है? देखो दोनों में डिफरेंस क्या अभी समझते हैं हम। तो फाइब्रिनोजेन को क्या में कन्वर्ट करना है हमको? फाइब्रिनोजेन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? फाइब्रिन में। कौन करेगा? यही बनाया ना इसको, क्या नाम है इसका? थ्रोम्बिन। ठीक है, में कन्वर्ट करेगा फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो फाइब्रिनोजेन जो होता है ये इनएक्टिवेटेड एंजाइम, इनएक्टिवेटेड क्या होता है? प्रोटीन होता है किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। जो कौन से स्टेट में पाया जाता है? सॉल्युबल स्टेट में पाया जाता है। कौन से स्टेट में होता है ये? सॉल्युबल स्टेट में। और ये फाइब्रिन जो होता है ये क्या होता है? इनसॉल्युबल। क्लियर है ये? देन दिस फाइब्रिन जो है, ये फाइब्रिन जो है किसकी हेल्प से? हमारा जो 12th नंबर का फैक्टर था, ठीक है, जो हमारा 12th नंबर का हमने देखा था फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, मैंने कहा था ये 13 नंबर का फैक्टर जो मैंने कहा था, जो कहा बनता है ये प्लेटलेट्स रिलीज करती है उस फैक्टर को। तो हमारा जो 13 नंबर का फैक्टर था, दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन से क्या बनाएगा ये? फाइब्रिन के थ्रेड। क्या बनाएगा? फाइब्रिन के थ्रेड। ठीक है, ये भी जो फाइब्रिन के थ्रेड बनाएगा थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। पढ़ा है आपको? है ना, फाइब्रिन का हमारे अगर मोनोमर है, फाइब्रिन के थ्रेड क्या हो जाएंगे? उसके पॉलीमर हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्या बन जाएंगे? थ्रेड बन जाएंगे। सब समझो इस टाइप से फाइब्रिन की क्या होंगे? बहुत सारे ऐसे थ्रेड बन जाएंगे, है ना। अब जो मान लो ब्लड सेल्स जो है आपको डैमेज हुई है, तो जो भी वॉर्न आउट ब्लड सेल्स है या फिर जो भी वॉर्न आउट ब्लड सेल्स है या फिर डैमेज ब्लड सेल्स है या फिर किल्ड ब्लड सेल्स है, वो इन फाइब्रिन के थ्रेड्स में आके क्या हो जाएगी? एक ट्रैप्ड हो जाएगी। और जब ये फाइब्रिन के थ्रेड इन किससे ट्रैप्ड हो जाएंगे? इस वॉर्न आउट सेल से, देन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्लॉट। क्लियर है? क्लॉट, व्हाट इज क्लॉट? दिस इज क्लॉट। ऐसे बनता है क्लॉट। ठीक है, तो दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड द ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट? बहुत इजी है। सबसे पहले आपको बताना है फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेस, दो तरीके से बताएंगे, फिर एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, फिर आगे एक्टिवेशन ऑफ फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन। ठीक है, एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग।